हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है आउट इन द वुड्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे रात से, जब हम एक हुडेड व्यक्ति को देखते हैं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हुए। वो किसी थॉमस स्पेंसर नाम के ग्रेव के सामने जाकर रुक जाता है और फिर कुल्हाड़ी से खुदाई करना स्टार्ट करता है। ज्यादा वक्त नहीं लगता उसे। कुछ ही देर में कॉफिन बाहर निकल आती है और अंदर दिखाई देती है एक यंग लड़के की लाश। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं इसी लड़के के फ्यूनरल में। हमें पता चलता है वो जो आदमी उसके ग्रेव की डिगिंग कर रहा था वो असल में इसी लड़के का पिता है। उसका नाम है मिस्टर लुइस स्पेंसर और वो सीन असल में एक सपना है जो थॉमस के गुजर जाने के बाद से ही लुइस को परेशान कर रहा है। वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अपसेट है। अपने बेटे में जान बसती थी उसकी। इस गम को वो कैसे भुलाए? ऊपर से ये भयानक सपना हर रात उसके नींद को खराब कर रहा था। वो समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है। वो ऐसा सपना क्यों देख रहा है? वो तो ऐसा कुछ सोचता भी नहीं। हम देखते हैं फ्यूनरल में एक निकोलस नाम का शख्स उससे बात करने जाता है। बेसिकली लुइस को याद दिलाने जाता है कि उसकी पत्नी एना भी इक्वली अपसेट है। उसने भी अपना बच्चा खोया है, तो उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक बहुत ही फ्रेंडली रिमाइंडर था ये, मगर लुइस इस बात पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, नेगेटिवली रिएक्ट करता है, डायरेक्टली निकोलस को वहां से जाने के लिए कह देता है। असल में उसे किसी से बात करने का मन नहीं था, किसी को सहन नहीं कर पा रहा था वो। निकोलस बुरा नहीं मानता उसके बातों का। वो लुइस को बचपन से जानता है, उसके पिता के करीबी दोस्त हुआ करते थे वो, और इसीलिए लुइस को लेकर उन्हें ज्यादा टेंशन हो रही है। उसकी फैमिली हिस्ट्री, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इन सबके बारे में उनसे ज्यादा कौन जानता है। उन्हें पता है लुइस कितना इमोशनल है, ऐसे सिचुएशन में कितना वल्नरेबल हो जाते हैं वो। तो निकोलस जाते हैं एना से बात करने, उसे लुइस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। और इसी बातचीत के दौरान हमें लुइस के बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स मिलते हैं जिससे हम समझ पाते हैं निकोलस को उसे लेकर इतना टेंशन क्यों हो रहा। असल में लुइस का चाइल्डहुड काफी डिस्टर्ब्ड रहा। वो जब बहुत छोटा था तब किसी ने उसकी माँ का खून कर दिया था। इस हादसे का बहुत गहरा असर पड़ा था लुइस पर। कई सालों तक वो ट्रॉमेटाइज्ड रहा, कमरे से बाहर तक नहीं निकलता था। आज का दिन भी उसके लिए क्वाइट सिमिलर है। निकोलस को डर है अगर इसके वजह से उसके वो मेमोरीज फिर से ट्रिगर हो गए तो फिर से उनसे रिकवर करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर वैसा हुआ तो उसका असर भयानक हो सकता है। एना को लुइस के फैमिली के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि लुइस अपने अतीत को शेयर करना पसंद नहीं करता, मगर उसे जितना नॉलेज है उससे वो समझ पा रही थी निकोलस किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, लुइस के फादर की तरफ। अपनी पत्नी को खोने के बाद उन्हें कुछ हो गया था। क्या? वो ना एना को क्लियरली पता है ना हमें पता चलता है, मगर वो श्योर है लुइस उनकी तरह नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। मगर वो गलत थी, जिसका सबूत हमें अगले सीन में ही मिल जाता है जब हम लुइस को देखते हैं फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के अंधकार में डूबते हुए। वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहा था। सबके बीच रहकर भी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है वो। ऐसे में अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही भारी आवाज, जैसे वो बचपन से ही सुनता आ रहा है लेकिन कभी उस पर गौर नहीं किया। वक्त के साथ साथ वो आवाज तेज होती गई और आज ऐसी हालत हो चुकी है कि उससे भाग पाना लुइस के लिए नामुमकिन बन चुका है। लुइस देखता है वो एक बंद कमरे में पहुंच चुका है जिसके खिड़की पे ताला लगा हुआ है। दरवाजा तो दिख भी नहीं रहा, मतलब वो भागना चाहे भी तो भाग नहीं पाएगा। उसे समझ नहीं आता ये आवाज कहां से आ रही है, उसके दिमाग से या पाताल के गहराई से। वो लुइस से कहता है कि वो एक बहुत ही भला इंसान है लेकिन उसके आसपास के लोग बुरे हैं। उसके पिता, एना, सभी उन्हीं के लिए आज उसे इतना भुगतना पड़ रहा है। एना के लापरवाही के लिए ही तो उसे थॉमस को खोना पड़ा। दोषी वो है लेकिन सफर लुइस कह रहा है। ये तो नाइंसाफी है ना। और उसके पिता ने क्या किया था वो तो उसे याद ही होगा।
उस बार लुइस कुछ नहीं कर पाया, मगर इस बार वो हालत को बदल सकता है। वो अगर चाहे तो अपने बेटे को वापस ला सकता है वो, लेकिन उसके लिए उसके पास बस 2 दिन है। उसके बाद और कुछ नहीं बदल सकता। लुइस को जल्दी सोचना होगा, जल्दी डिसीजन लेना होगा। अगर उसका जवाब हाँ रहा तो उससे कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले रात के 12 बजे के बाद कब्रिस्तान जाकर थॉमस के लाश को खोदकर बाहर निकालना होगा। उसी कब्रिस्तान के बीचों बीच उसे खाली जगह मिलेगी जहां कोई कब्र नहीं है, बस एक पाइन ट्री है सालों पुराना। लुइस को उसके पास ही एक शैलो ग्रेव डिग करनी है और थॉमस के लाश को उसके अंदर डाल के मिट्टी से कवर कर देना है, बहुत ही हल्के हाथों से। मगर इससे पहले उसे कुछ और काम भी करने होंगे। थॉमस के मुंह को एक बर्ड से सील करना होगा। लुइस समझ नहीं पाता कौन सा बर्ड, इतनी रात वहां उसे कौन सी बर्ड मिलेगी। इसके जवाब में उसके सामने एक प्लेट आ जाता है जिसके ऊपर एक डेड बर्ड था। उसे इसी बर्ड को थॉमस के मुंह में डालना होगा, मगर उससे पहले उसे खुद खाना होगा इस चीज को। लुइस को तो देखकर ही घिन आ रही थी, मगर अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस घिनौनी चीज को खाना पड़े तो वो भी मंजूर है उसे। लुइस खाना स्टार्ट करता है और एक एक करके उसके हाड़ मांस सब कुछ निगल लेता है वो, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। इसके बाद वो सो जाता है। बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई थी उसे, और जब वो अगले दिन जागता है सब कुछ बिल्कुल सपने की तरह लगता है उसे। क्या कल रात जो भी उसने देखा सुना वो सपना था? शायद नहीं। उसे अपने हाथ पर खून के धब्बे दिखते हैं जो सूख चुके थे, और उसके बिस्तर पर पड़े थे ढेर सारे फेदर्स। ये शायद उसी बर्ड के थे जिसे उसने कल रात खाया था। मतलब वो सब सच था। इस रियलाइजेशन के साथ साथ ही डर और घिन से कांप उठता है लुइस। पहला स्टेप तो वो ले चुका था, शायद अनजाने में ही, लेकिन बाकी के स्टेप्स क्या वो कवर कर पाएगा? कश्मकश में पड़ जाता है लुइस। एक तरफ उसकी कॉन्शियस उसे रोक रही थी, तो दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था ये चांस उसे लेना चाहिए। बहुत ही टॉर्मेंटेड फील कर रहा था वो। ऑन द अदर हैंड, एना सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो मान चुकी थी थॉमस और कभी वापस नहीं आ सकता। उसका सफर यहीं तक था। इस एक्सेप्टेंस के कारण एना बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रह पा रही थी, जो लुइस से सहन नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। क्या एना को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही? अचानक ही लुइस बेसमेंट में जाकर एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और डिसीजन लेता है कि वो आज रात ही अपने बेटे को वापस ले आएगा। साथ में वो आवाज तो था ही उसे उकसाने के लिए। वो लुइस को थॉमस की आवाज सुनाता है, कहता है वो बहुत दर्द में है, तकलीफ में है, अपने पापा को बुला रहा है। क्या लुइस उसे रेस्क्यू नहीं करेगा? अब अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर कौन से पिता खुद को कंट्रोल कर पाते हैं? लुइस तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसी रात सारे जरूरत के सामान लेकर ग्रेवयार्ड में जा पहुंचता है। ये सीन बिल्कुल उसके सपने की तरह था। लुइस को लगने लगता है वो जरूर साइंस थे, ऊपर वाले उसे जरूर राह दिखा रहे थे। अचानक ही उसके अंदर से सारे डिलेमा गायब हो जाते हैं। 100% श्योर हो जाता है वो यही सही रास्ता है। उसके जगह कोई और भी होता तो यही करता। लुइस टिकिंग शुरू करता है और कॉफिन खोलते ही हम देखते हैं थॉमस का शरीर गलने लगा है, बदबू आने लगी है, मगर लुइस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपना बेटा दिखता है और कुछ नहीं। बहुत ही प्यार से गोद में उठा लेता है वो थॉमस को और फिर उस पाइन ट्री को ढूंढने लगता है जिसके बारे में उसे बताया गया था। पूरा रास्ता जंगल के अंदर से जाते हुए लुइस को फील होता है कोई उसके पीछे है। एक अनसीन फोर्स, एक इविल फोर्स उसके चारों तरफ मंडरा रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। उस पेड़ के सामने ग्रेव बना के थॉमस को अंदर डाल देता है। अब बारी थी बर्ड को उसके मुंह में भरने की, जिसके लिए उसे उल्टी करनी पड़ती है। एंड सरप्राइजिंगली उसमें वो बर्ड एज अ होल ही निकलता है। काम खत्म करते करते लुइस बहुत ही ज्यादा थक चुका था
उसके आंखें भारी हो रहे थे। अचानक वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उधर घर में एना टेंशन में पागल हो रही थी। लुइस का बर्ताव उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले 2 दिन से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। कल पूरा दिन उसने ना उससे बात करी थी, ना कुछ खाया था। अब रात के 4 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है, फिर भी उसका कुछ पता नहीं वो कहाँ चला गया। एना निकोलस को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म करती है। अभी बस वो ही लुइस को संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ घंटे बाद जब लुइस का सेंस लौटता है, वो खुद को अपने घर में पाता है, अपने बिस्तर पर। वो कल रात कब लौटा, कैसे लौटा, उसे कुछ याद नहीं। अपने हाथों को देखकर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसने वो काम पूरा कर दिया। अभी जरूर थॉमस लौट आएगा। अपने अंदर एक अजीब से एक्साइटमेंट फील कर पा रहा था वो। इसी बीच अचानक उसे दरवाजे पे नॉकिंग सुनाई देती है और बाहर जाने पर उसे दिखता है थॉमस। वो वापस आ चुका था सच में। हाँ, उसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया था और वो कुछ अजीब बिहेव भी कर रहा था, लेकिन लुइस माइंड नहीं करता। उसे उसका बेटा मिल गया है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है और हमें पता चलता है निकोलस आया है। कल रात एना ने उन्हें बुलाई थी। घर में घुसते ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदबू उन्हें हिट करती है और वो देखते हैं घर में चारों तरफ मिट्टी पड़ी है। उसे थॉमस का बॉल भी मिलता है और जब वो अंदर जाते हैं किचन की तरफ, वहां उन्हें जो दिखता है उससे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो देखते हैं थॉमस की लाश, जिसे लुइस ओटमील खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये बदबू उसी से आ रही थी, उसके रॉटन फ्लैश से। ऐसा भयानक नजारा निकोलस इससे पहले भी एक बार देख चुका है, तो वो उतना ज्यादा नहीं चौंकता जितना उसे चौंकना चाहिए था। वो ठंडे दिमाग से लुइस को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका बेटा जिंदा नहीं है, ये एक मुर्दा है, एक लाश है। मगर लुइस नहीं सुनता, उल्टा वो उन्हीं पर चिल्लाने लगता है। असल में निकोलस को इसी चीज का डर था। उन्हें डर था लुइस सच्चाई से नाता तोड़ देगा, जैसे उसके पिता लिंसन ने किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है उसके अतीत के उस काले पन्ने के बारे में, जिसे वो आज भी भुला नहीं पाए। पता चलता है लुइस के माँ को असल में उसके पिता लेस्टन ने ही खून किया था और लुइस ने सब कुछ देखा था अपने आंखों से। वो कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले उस हादसे को भुलाने की, सच्चाई को छुटलाने की, मगर उसके आत्मा को पता है उसके पिता एक खूनी थे। वो आवाज उसकी इसी मेमोरी को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही थी। मगर जो उसे पता नहीं था वो ये है कि उससे पहले उसके पिता को भी ये आवाज सुनाई देती थी, जिसके चलते उन्होंने भी अपने पत्नी के लाश को जमीन से निकाल के घर लेकर आए थे। वो उसे खिलाते थे, पिलाते थे, प्यार भरी बातें करते थे उससे, बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करते थे उन्हें। सिर्फ निकोलस को ये बात पता थी। उन्होंने अपने आंखों से देखा था लेस्टन का पागलपन, मगर वो कभी समझ नहीं पाए वो लेस्टन की बीमारी थी या उस पर किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा किया था। ज्यादा दिन नहीं चला ये सब। एक दिन अचानक ही लेस्टन की मौत हो गई। उनके जाने के बाद निकोलस ने लुइस की देखरेख की, बिल्कुल अपने बेटे की तरह संभाला उसे। उन्होंने कभी लुइस को उसके पिता के पागलपन के बारे में जानने नहीं दिया, क्योंकि तब उन्हें लगा था वहीं से ही होगा। लेकिन अभी उन्हें लग रहा है कि ये बीमारी या कर्ज जो भी है वो इस फैमिली के ब्लड लाइन में फ्लो कर रहा है। उससे गलती हो गई लुइस से सब कुछ छुपाकर। अगर वो पहले ही उसे वार्न किए होते तो शायद लुइस खुद पर आज काबू रख पाता। एटलीस्ट अगर उन्होंने एना को बताए होते तो उसका कुछ ट्रीटमेंट तो हो सकता था। मगर अभी सिचुएशन हाथ से निकल चुका है। लुइस एक लाश को अपना बेटा समझ रहा है। वो तो उनकी बात नहीं मानेगा, तो निकोलस खुद ही उस लाश को दफनाने जाता है, जिसका नतीजा होता है भयानक। लुइस गुस्से में पागल होकर उन पर हमला कर देता है, धकेल देता है घर के बेसमेंट में और उसके पीछे पीछे जाता है थॉमस। वो नीचे जाकर दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद अंदर क्या होता है लुइस को कुछ पता नहीं चलता। बस बेसमेंट से निकोलस की चीखें सुनाई देती हैं। क्लियरली उसे टॉर्चर किया जा रहा था। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है और थॉमस भी लौट आता है।
समय हो चुका था एना को सरप्राइज देने की। तो लुइस थॉमस के साथ उसके दरवाजे पे जाके नॉक करता है और उसे अपनी आंखें बंद करके पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। एना ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, टेंस्ड थी। घर के डार्क एनर्जी को वो कहीं ना कहीं फील कर पा रही थी। ऊपर से जैसे ही लुइस थॉमस को उसके पास सुलाता है, उसके स्मेल से एना कांप उठती है। उसके बर्फ जैसे ठंड शरीर के छूने से एना के हाथ पैर भी ठंड पड़ने लगते हैं। डर से पत्थर बन चुकी थी वो, हिल तक नहीं पाती। वो रोने लगती है। अपने ही बेटे से, अपने पति से डर लग रहा था उसे, इतना ज्यादा डर जो उसे लाइफ में कभी नहीं लगा। दूसरी तरफ लुइस खुशी से रोने लगा था। उसे लगा उसने एना को भी खुश कर दिया। ये उसके खुशी के आंसू है। फिर से पूरा हो चुका है उनका परिवार। लेकिन एना का क्या होगा? वो कब तक ये सब सहन करेगी? क्या वो कभी लुइस को समझा पाएगी सच क्या है? एट द एंडिंग सीन हमें इसका जवाब मिल जाता है लुइस के एक ड्रीम सीक्वेंस में, जहां फाइनली उसकी मुलाकात होती है उस आवाज के मालिक से। हमें पता चलता है ये चीज जो सालों से उसके फैमिली को हॉन्ट कर रहा है वो असल में एक इनह्यूमन क्रिएचर है, इविल है, जो इंसानों को अपने वश में करके उनसे उनके ही लव्ड वंस का खून करवाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप, जिससे उनकी सोल्स हमेशा हमेशा के लिए डूम्ड हो जाए, कमजोर हो जाए। वो इतना कमजोर जिससे ये शैतान अपने तरीके से उन्हें मोल्ड कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, झूठे लालच और वादों से उन्हें वश में करके ये शैतान उनसे डार्क रिचुअल्स भी परफॉर्म करवाता है, जिससे जो लोग मर चुके हैं उनके शरीर पर भी ये शैतान कब्जा कर पाए, जैसे लुइस के माँ और थॉमस के साथ हुआ। वो लोग कभी भी एक पल के लिए भी जिंदा नहीं हुए थे, वापस नहीं आए थे। वो एक छलावा था जो शैतान ने उनसे किया था। साथ में यहाँ पर और भी कुछ सीक्रेट्स रिवील होते हैं। हमें पता चलता है लुइस ने ही एक्चुअल में अपने बेटे का खून किया था, इस शैतान के वश में आकर, एग्जैक्टली अपने पिता की तरह। और जब एना ने उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, लुइस ने उसे भी मार डाला। अभी और कोई नहीं है उसका, अकेला हो चुका है वो, सच में टूट चुका है अंदर से, इतना ज्यादा बिखर चुका है कि भाग तक नहीं सकता। इस बार कमरे में हमें विंडोज ओपन दिखते हैं, मगर लुइस पाप के दलदल में इतना ज्यादा फंस चुका था कि वो हिल तक नहीं पाता। भागना तो दूर की बात है। और वो डार्क इविल एंटिटी उसे पूरा का पूरा निगल लेता है, करप्ट कर लेता है उसके सोल को। अभी बाकी जीवन उसे भी वैसे ही भुगतना पड़ेगा जैसे उसके पिता को भुगतना पड़ा था। The end। दोस्तों, ऑनेस्टली कहूँ, मुझे ये कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगी। काफी अलग तरह की स्टोरी है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस स्टोरी का मतलब देखने वालों के परसेप्शन के अकॉर्डिंग वैरी करता है। हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है इसे। मैंने अपने तरीके से इसे एनालाइज करने की कोशिश करी है, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।